ये अक्टूबर 2019 की बात है। देश की वित्त मंत्री के पति एक लेख लिखते हैं। इसमें वो कहते हैं कि भाजपा सरकार को नेहरू की आलोचना करने के बजाय पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के आर्थिक मॉडल से सीख लेनी चाहिए। देश की वित्त मंत्री के पति ने यह लेख ऐसे समय में लिखा था जब देश में मंदी की बात हो रही थी, लेकिन सरकार इसे नकार रही थी। मीडिया के एक धड़े ने इस लेख को वित्त मंत्रालय की आलोचना के रूप में देखा। वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण और उनके पति परकला प्रभाकर। आज आपको निर्मला सीतारमण के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। मदुरई की एक लड़की जिसने कभी सेल्स गर्ल के तौर पर काम किया, उसने मोदी की सरकार में पहले रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री बनकर कैसे इतिहास रच दिया। जब उन्हें पहली बार जिम्मेदारी मिली वो था साल 2014। मोदी लहर पर सवार बीजेपी केंद्र की सत्ता में आ गई। बहुत समय बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद निर्मला सीतारमण को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। 2014 के चुनाव के दौरान उन्होंने बड़ी मजबूती से नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी को टीवी के जरिए जनता के बीच रखा था। इस दौर में पत्रकारों को यह कहते हुए सुना जाता था कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो निर्मला सीतारमण केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बन सकती हैं, और ऐसा ही हुआ। उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया, लेकिन उनकी उड़ान इससे कहीं ज्यादा ऊंची थी। सितंबर 2017 में निर्मला को रक्षा मंत्री बनाया गया। इससे पहले 1970 के दशक में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुकी थी। निर्मला देश की पहली महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बन गई। इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, आपको वो कहानी सुनाते हैं। अगस्त-सितंबर 2017 में मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला था। उस समय राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के पास एक फोन आता है कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा के ऑफिस से। फोन पर उधर से आवाज आती है कि अरुण जेटली आपसे मिलना चाहते हैं, आओ आ जाइए। इस फोन कॉल के बाद निर्मला सीतारमण जेटली के घर पहुंचती हैं। यहां पर उन्हें बताया गया कि हम आपको रक्षा मंत्री बना रहे हैं, आप अभी टेक ओवर करना चाहेंगी या जापान से आने के बाद। उस समय अरुण जेटली वित्त मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्रालय का एडिशनल चार्ज भी संभाल रहे थे। निर्मला जेटली के कैंप की लॉयल मेंबर थी। रक्षा मंत्रालय निर्मला सीतारमण को देने की बात जेटली ने तय कर ली थी। भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। मात्र 11 साल में किसी पार्टी में शामिल होने के बाद कोई नेता सीधे कैबिनेट मंत्री बन रहा था। वो भी कोई आम कैबिनेट मंत्री नहीं, बल्कि सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मंत्री। इस समिति में रक्षा मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री होते हैं। निर्मला सीतारमण ने यहीं पर यह इतिहास रच दिया था। रक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था, कोई जो छोटे शहर से आया है, नेतृत्व के भरपूर समर्थन से पार्टी में आगे बढ़ा है, और अगर उसे इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है तो आपको महसूस होता है कि यह लौकिक कृपा है, अन्यथा यह असंभव है। मैं अभिभूत हूं। मनोहर पर्रिकर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, गोवा का मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने मार्च 2017 में रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास रक्षा मंत्रालय का भी प्रभार रहा। जब निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बनाया गया तो ये बात उन्हें भी नहीं पता थी कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। निर्मला सीतारमण 20 महीने तक रक्षा मंत्री रहीं। इसके बाद जब मोदी सरकार सत्ता में दोबारा आई तो उन्हें रक्षा मंत्री से वित्त मंत्री बना दिया गया। इतनी सारी बातचीत हो गई निर्मला सीतारमण के मंत्री बनने पर, लेकिन उनकी जिंदगी कैसी रही, इससे पहले कहां से शुरुआत हुई, इन सब पर थोड़ी बातचीत करते हैं। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के बीचों बीच का शहर। 1976 में इस शहर के शीतल लक्ष्मी रामस्वामी कॉलेज में एक लड़की ने अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। 1978 में पढ़ाई करने के बाद वो यहाँ से आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू चली गई। यहीं पर उसकी मुलाकात हुई परकला प्रभाकर से। प्रभाकर के पास अपनी राजनीतिक विरासत थी। उनकी जो मां थी वो आंध्र प्रदेश के नारायणपुरम में विधायक थी। प्रभाकर के पिता शेषावतारम शुरुआती दौर में कम्युनिस्ट थे, फिर बाद में वो कांग्रेस में आ गए। 70 के दशक तक आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार में वो 5 दफा मंत्री रहे, तो मतलब उनका दबदबा काफी था। प्रभाकर जब जेएनयू आए तो कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से वो जुड़ गए। जगदीश्वर चतुर्वेदी के खिलाफ छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और उसमें वो हार गए थे। इसी दौरान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू का एक छात्र नेता जेएनयू पढ़ने आया।
नाम था आनंद कुमार। धीरे धीरे और भी लोग आनंद कुमार के साथ गोलबंद होने लगे, तमाम तरह की विचारधारा वाले लोग, जिसमें गांधीवादी, समाजवादी, लेफ्ट, इन सबका एक अम्ब्रेला संगठन बन गया। नाम रखा गया फ्री थिंकर्स। ये संगठन एसएफआई के एकाधिकार के खिलाफ खड़ा था, लेकिन इसकी विचारधारा जो थी वो उदारवादी थी। ये आरएसएस और बीजेपी का उतना ही कड़ा आलोचक था जितना लेफ्ट के संगठन थे। निर्मला जब जेएनयू आई तो वो इसी संगठन के साथ जुड़ गई। वो इसकी काफी सक्रिय सदस्य रहीं, उसके संगठन में सक्रिय रहीं, लेकिन चुनाव से वो दूर रहीं। पर्चा बांटने, पोस्टर चिपकाने, क्लास टू क्लास कैंपेन जैसे जमीनी काम उन्होंने ज्यादा किए। बात प्रभाकर और निर्मला के रिश्ते की शुरुआत के पहले दिन से ही ये जोड़ा कभी सियासत की किताब पे एक पन्ने पर नहीं रहा, सिवाय उस वक्त के जब प्रभाकर ने कुछ समय के लिए बीजेपी ज्वाइन की। जेएनयू से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। इसे कावेरी और गोदावरी का मिलन कहा गया, तमिल और तेलुगु का मिलन कहा गया। प्रभाकर आगे की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। निर्मला भी साथ में ही थी। वहां पर उन्होंने शुरुआती दौर में एक डेकोर शॉप में सेल्स गर्ल की नौकरी की। ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। जल्द ही उन्होंने वाटर हाउस कूपर में रिसर्चर की नौकरी ली और वहां पर काम करना शुरू किया। ये भी पढ़ने को मिलता है कहीं कहीं पर कि निर्मला ने बीबीसी के लिए भी काम किया। 1991 में भारत आने के कुछ समय बाद ही निर्मला एक बच्ची की मां बनी। 1994 में प्रभाकर ने वेस्ट गोदावरी जिले की नारायणपुरम सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। ये वो सीट थी जो उन्हें विरासत में मिली थी, जैसा हमने आपको पहले बताया। लेकिन प्रभाकर ये विरासत संभाल नहीं पाए और चुनाव में हार गए। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ था वो बहुत ज्यादा नहीं गिरा। केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और प्रभाकर के रिश्ते उनके साथ काफी अच्छे थे, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। 1995 में कार्यकाल पूरा करके नरसिम्हा राव राजनीतिक अवकाश पर चले गए। प्रभाकर के राजनीतिक अवसान की शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने मौका भांपा और बीजेपी ज्वाइन कर ली। निर्मला इस समय तक गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाने जैसे समाज सेवा के काम कर रही थी। सियासत में उनका डेब्यू होने में वक्त था। साल 1999 में आई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के आखिरी दिनों में निर्मला सीतारमण बीजेपी के करीब आई। वाजपेयी सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया। इसी बीच वो संघ के आर्थिक मंच स्वदेशी जागरण मंच से भी जुड़ गई। इसी बीच साल 2004 में केंद्र में सरकार पलट गई। बाद में 2006 में अपना कार्यकाल पूरा करके निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय महिला आयोग से रुखसत हुई। साल 2006 में जब बीजेपी के सितारे गर्दिश में थे, निर्मला सीतारमण ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन की। उन्हें बीजेपी की आंध्र इकाई का प्रवक्ता बनाया गया। पति पहले से बीजेपी में थे। 2008 में प्रभाकर बीजेपी से अलग हो गए और अभिनेता चिरंजीवी के साथ मिलकर उन्होंने प्रजा राज्यम नाम की अलग पार्टी बना ली। लेकिन निर्मला सीतारमण जो थी वो बीजेपी में ही बनी रही। 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं की एक टीम बनी। इसी दौरान आंध्र प्रदेश में निर्मला सीतारमण अपना लोहा मनवा चुकी थी। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में बनी इस टीम के सदस्य के तौर पर निर्मला सीतारमण को दिल्ली बुला लिया गया। 2010 में निर्मला सीतारमण बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर पहली बार राष्ट्रीय चैनल पर दिखाई दी। जेएनयू की पढ़ाई उनके काम आई। वो टीवी बहसों में पूरी तैयारी के साथ शामिल होती थीं, तथ्यों के साथ अपनी बात रखती थीं। बहस के दौरान उन्हें कभी भी चिल्लाते हुए नहीं देखा गया था। 2014 का साल जेएनयू से निकली इस जोड़ी के लिए काफी लकी साबित हुआ। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद निर्मला सीतारमण को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया, जैसा हमने आपको पहले बताया। इधर आंध्र के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार आ गई। चंद्रबाबू नायडू को अपनी सरकार में काबिल लोगों की तलाश थी। प्रभाकर को कम्युनिकेशन एडवाइजर के तौर पर बुला लिया गया। ये पद कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी। इसके थोड़े दिनों बाद ही तत्कालीन वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग को वित्त मंत्रालय से हटा दिया गया था। ये जुलाई 2019 की बात है। इस्तीफे के एक साल बाद उन्होंने एक ब्लॉग में लिखा, वित्त मंत्री बनने के बाद सीतारमण ने मेरे ट्रांसफर पर जोर देना शुरू कर दिया। नई वित्त मंत्री के साथ मेरे अच्छे संबंध नहीं थे। जल्द ही हमारे व्यक्तिगत संबंधों में खटास आ गई और साथ ही आधिकारिक कामकाजी संबंध भी काफी अनप्रोडक्टिव हो गए। ऐसे हालात में मैंने वीआरएस लेकर सरकार के बाहर व्यापक आर्थिक सुधार के लिए काम करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने लिखा था कि सीतारमण उन्हें 5 जुलाई 2019 को पेश किए जाने वाले आम बजट से पहले यानी जून 2019 में ही ट्रांसफर करवाना चाहती थी। उन्होंने बताया, मैंने इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय में तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान सचिव पीके मिश्रा के साथ चर्चा की थी। हम दोनों उस बात पर सहमत थे कि मेरे लिए सबसे बढ़िया रास्ता यही होगा कि नई वित्त मंत्री को सुचारू रूप से काम करने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त किया जाए। अब आते हैं उनके अभी तक के पेश किए गए
बजट्स पर 5 जुलाई 2019 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। इसे नाम दिया गया बही खाता। अब तक होता यह आया था कि बजट को एक चमड़े के बैग में लेकर जाया जाता था, लेकिन 5 जुलाई 2019 को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने गईं तो बजट चमड़े के बैग में नहीं बल्कि लाल रंग के कपड़े में रखा हुआ था और उस कपड़े पर अशोक की लाट बनी हुई थी। पत्रकारों से बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा था, भारत के किसी भी हिस्से में जाइए, वहां बही खाते को लाल रंग के कपड़े में रखने की परंपरा है। दक्षिण भारत में लक्ष्मी पूजा के दौरान इसी तरह से हिसाब किताब की कॉपी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर रखी जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र में दिवाली पूजा के अगले दिन और असम में बिहू के वक्त ऐसा ही किया जाता है। ये हमारी परंपरा है। ब्रीफकेस में बजट ले जाना हमारी परंपरा नहीं है। ब्रीफ केस इसलिए ले जाया जाता है ताकि उसमें रखने पर कागज न गिरे, लेकिन कागजों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें लाल कपड़े में भी बांधा जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि बजट को लाल रंग के कपड़े में ले जाया जाए। ये तो हुई बजट की बात, लेकिन निर्मला सीतारमण कई बार अपने बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रही हैं। ऐसे ही कुछ बयान हम आप तक लेकर आए हैं। अगस्त 2019 में लगातार 10वें महीने कारों की बिक्री में गिरावट आई। लगभग सभी कंपनियों की गाड़ियों की बिक्री कम हुई। ऑटो निर्माता कंपनी सीएम यानी SIAM के मुताबिक घरेलू बाजार में अगस्त महीने में कारों की बिक्री में 41% से ज्यादा की गिरावट आई। इस बारे में वित्त मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, कुछ स्टडीज हमें बताती हैं कि मिलेनियल्स का माइंडसेट ऐसा है कि वो गाड़ी खरीद कर की EMI देने के बजाय ओला, उबर या मेट्रो लेना पसंद करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। हम उनकी समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त मंत्री की इन बातों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मजाक बना। 4 दिसंबर 2019 को प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर दिया गया वित्त मंत्री का बयान भी सोशल मीडिया पर खूब चला। लोकसभा में प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर वित्त मंत्री से सवाल किया गया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा था, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज से मतलब नहीं रखते। हालांकि BBC में छपी खबर कहती है कि वित्त मंत्री के पूरे बयान का एक हिस्सा निकालकर उसका मजाक बनाया गया, जबकि उन्होंने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी थी। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण तीसरी बार बजट पेश करने जा रही हैं। ये थी उनकी जिंदगी और उनके अब तक के करियर में एक छोटी सी झलक। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे डेविड। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे मितेश। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।